आप देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम मान्यवर डॉक्टर कुसुम योगी जी, आपसे तो ये बताएं कि आज का जो साहित्यकार है या आज के जो नए साहित्यकार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो पहली के पीढ़ी के लोग थे उनके पास एक अनुभूत सत्य था, यथार्थ था। वर्तमान में जो एट्रोसिटीज का मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से उस जमाने में होती है, आज किस तरीके की है, तो आज वो ओपन नहीं है, बल्कि वो है ना छुपी हुई है, छद्म हो गया है। प्रच्छन्न तरीके से आदमी को डिग्रेड करना या डिमोरलाइज करना, वो सारी चीजें। तो आज का जो लेखक आ रहा है ना, दलित लेखक तो बनना चाहता है, लेकिन दलित संवेदनाएं, वो अनुभूतियां उसके पास नहीं है। वो सिर्फ क्या है कि जैसे एक ऊपर छत पर खड़े होकर देखना कि ये गरीब आदमी है, ये जो भिखारी जा रहा है, ये रिक्शा चला रहा है, ये वेटर है, सारा सारा, तो वो दृश्य को ही सिर्फ लिख रहा है, लेकिन उन जो जिसके बारे में लिख रहा है उसके जो आंतरिक अनुभूतियां हैं उस तक उसकी पहुंच और पकड़ नहीं है। अच्छा, वो पकड़ नहीं है या वो पकड़ रखना नहीं चाहता है? पकड़ नहीं, उसने देखा नहीं ना, उसने देखा नहीं, इसलिए वो यथार्थ नहीं आ पा रहा। आज के साहित्य के अंदर नौजवान जो युवा साहित्यकार लिख रहे हैं वो चीज़ नहीं आ पा रही। थोड़ा बहुत टच करते हैं, जो आजकल जैसे जो मॉडर्न ऑपरेंडी चेंज हो गए हैं, उसके बारे में तो लिख रहा है। अभी आपने एक भेदभाव की बात की, जो जातीय उत्पीड़न, जातीय विचार जो है, उन्हीं के शब्दों में कहें, हालांकि हम लोग आत्मा शब्द में हमारा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि जो व्यवस्थाएं थी वो उनके शरीर से उतर कर उनकी आत्मा में समा गई है। तो आज स्थिति बहुत ही ये कहें कि बहुत ही दूभर हो गई है, और किसी भी आम आदमी के लिए, जो भी आदमी संघर्ष करना चाहता है या संघर्ष कर रहा है, उसके लिए स्थितियां बहुत ही विद्रूपता की स्थिति तक पहुंच गई है। ऐसा आप कहाँ सोचते हैं ये बात? देखिए, इससे कितना सहमत हैं आप? मैं वो बात आपकी सही है कि जो आउटपुट निकलना चाहिए था, एक व्यक्ति आपको इतना प्रिविलेज देकर चला गया संवैधानिक रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनली, और उस जमाने में तो अकेला ही आदमी था। आज तो हजारों लोग वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और इतने सारे संगठन है, उसके बाद भी सारी चीजें अधिकार छीनते चले गए। उसका कारण क्या है कि हम गली के कुत्ते हो गए। जैसे कुत्ता भौंकता है ना एक गली में, दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता अपनी गली के अंदर। बड़ा शब्द बोल रहे हैं जी, मैं बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। बहुत ही कड़वा सत्य इसलिए बोल रहे हैं कि आज जो देख रहे हैं जी, हर व्यक्ति एक दूसरे पर भौंक रहा है। अरे मित्रता का हाथ तो बढ़ा हुआ ही, क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करके चलते तुम सारे के सारे? आज हम राइटर इतने सारे हैं, लेकिन राइटर इकट्ठे एक जगह बैठने नहीं चाहते, अलग अलग संगठन खोलकर जा रहे हैं। तो ये श्रृंखलाएं जो पैदा हो रही हैं, अब वो दलित लेखक जो स्थापित हो चुके हैं उनकी तरह आना चाहते हैं उस सीढ़ी पर, लेकिन उस सीढ़ी के लिए काम भी तो करिए भाई, है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब मैंने कहा कि शून्य संवेदना संगठनों से मुक्ति कहाँ मिल सकती है? जिस बगिया की जड़ सूखी हो वह कली कहाँ खिल सकती है? कि आओ वैचारिक पानी दे सूखी बगिया तैयार करें, और हर हमले का प्रत्युत्तर देने को शक्ति का संचार करें, और कीट पतंगों से मरने से बेहतर है पौरुषता से प्रतिकार करें। वो सोने वाले जागो तुम उठकर तनिक विचार करें, दलितों पर हमले क्यों होते हैं बारंबार विचार करें। तो यहाँ क्या है सर, आदमी छोटी छोटी झूठी प्रशंसा या श्रृंखलाओं में फंसा पड़ा है। छोटे छोटे पुरस्कारों के लिए अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे रहा है पूरा का पूरा। हम तो कहीं नहीं बैठ गया आज तक, या हमारा नाम नहीं है, हम किसी संगठन में भी नहीं है, संगठन बनाए दूसरों को दे दिए, करो काम। जैसे आपने संगठन की बात की, तो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने भी उसमें मेरी एक छोटी सी भूमिका रही। दलित लेखक संघ एक बना, और ऐसा हम महसूस करते हैं कि एक ज़माने में दलित लेखक संघ का बहुत परचम लहराता था, और बड़े-बड़े लोग जो है, दिग्गज जो लोग थे, जो गैर दलित साहित्य के जो लोग थे, वो भी उसको नोटिस लेते थे। लेकिन आज स्थितियाँ किस रूप में देखते हैं आप? उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। कारण क्या है कि जिस तरीके तंत्र है, तंत्र ने जिस तरीके से अपना जाल फैलाया है पूरी संस्थाओं के ऊपर, और संस्थाओं में उनके ही पदाधिकारी हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन है। कोई बोलता है किसी की हत्या करा, कुलबुर्गी हुआ, लंकेश हुए, हत्या, लोग डर रहे हैं सारे। अच्छा, नौकरी पेशे जिन लोगों के पास है, जो नौकरी पे व्यावसायिक लोग हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें डर है कहीं सरकार कुछ बंद ना कर दे या कोई एक्शन ना ले ले या डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, तो इसलिए चुप हैं सारे के सारे। तो लोग बड़े सहमे सहमे से और डरे डरे से लोग हैं। अभी
अभी देखा कि मुस्लिमों को सौगात दी जा रही है। मैंने लिखा कि सूरज निकला, धूप तो आई, पर तेरी बरसात की सौगात मेरे आंगन में आई। दलित आज वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। तो उन संवेदनाओं को कौन लिखेगा? हम लिखेंगे। डर किस चीज का है? अरे मरना ही तो है जीवन के अंदर, एक बार आदमी मरता है, कोई बार बार जन्म तो नहीं मिलता। तो अपनी ईमानदारी से, अपने प्रतिबद्धता के साथ अपने समाज की समस्या को रखें, उन समस्याओं पर बातें करें। जी बहुत खूबसूरत ये आपने बात की, लेकिन मेरे उसमें ज़हन में एक सवाल उठता है। हम लोग जो अपने दलित साहित्य की बात करते हैं, तो हमारे जो दलित साहित्यकार हैं, वो एक-दूसरे की आलोचनाएँ नहीं सुनना चाहते हैं। आलोचनाओं से दलित साहित्य बहुत थोड़ा अलग है, ऐसा हम महसूस करते हैं। अगर हम सुनना सीखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम और चीज़ों को बढ़ाएँगे, ऐसा लगता है। देखिए 2 चीजें हैं। जो बड़े सीनियर लोग हैं, अगर कोई चीज बता रहे हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए, समझे? लेकिन क्या है कि व्यक्ति उसे मनभेद में ले जाता है, मतभेद बना के मन में रख लेता है। मेरी उन्होंने आलोचना करी, नवीन शराय ने कर दिया है, कमल भारती ने कर दिया, किसी को समझी ने बोल दिया। वो गलत बात है। जब तक आप आलोचना नहीं होगी तो आपके अंदर परिष्कार कैसे होगा, परिष्कृत कैसे होंगे, आपका लेखन में सुधार कैसे होगा? तो अब क्या है कि अब हमारे पास भी आते हैं, हम भी बताते हैं लोगों को, भाई यहाँ करो। कई कई भूमिका लिखाने के लिए आते, कई कई बार वापस करते, मैंने दोबारा निकल आओ यार, अभी और देखो और सोचो और लिखो बढ़िया। तो जो व्यक्ति सुनेगा और उसको आत्म 7 शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ बातचीत के दौरान, इसलिए वो उसे जब तक स्वीकारेगा नहीं ना, जब तक वो अच्छा लेखन कर नहीं सकता। तो एक दूसरे से सीखते हैं, सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो भाई उनकी विधा कैसी है, शिल्प कैसा है, कथ्य कैसा है और किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे छंद शास्त्र की बात है, छंद शास्त्र में लोग लिख रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं, छंद का ही ज्ञान नहीं है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है किसी को, क्या करना है। तो आज की पीढ़ी उन्मुक्त कविता को बड़ा सहज समझ लेता है। बहुत सारी लंबी कविता में बात नहीं की जाती, कविताएं छोटे शब्दों में भी बड़ी बात कही जा सकती है। जी, आपकी मैं तो कई कई किताबों से मैं परिचित हूँ, और आपने एक छोटी-सी किताब एक लिखी थी, ट्रैफ़िक वाली किताब है, और लाल बत्ती। लाल बत्ती वाली किताब है। उसमें छोटी-छोटी कविताएँ हैं, बड़ी मारक कविताएँ हैं। आपने जो कहा कि भई शब्द बहुत कम होते हैं, लेकिन वो मारती बड़ा उनका जो उनकी जो शैली है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, वो बहुत ही मारक है। मैं बस एक अंतिम सवाल की तरफ जाऊँगा कि दलित साहित्य, बहुजन साहित्य और बौद्ध साहित्य, जी इन तीनों के बीच कोई अंतः संबंध आप जी जी। क्या मानते हैं? देखिए और इसका क्या भविष्य है? ये देखिए, दलित साहित्य का जो भविष्य था बहुत उज्जवल है। वैश्विक स्तर पर दलित साहित्य की पहचान हो चुकी है। अब क्या होता है, जो वर्चस्ववादी समाज होता है वो उनको धाराओं में विभाजित करने की कोशिश करता है। जैसे रमणिका गुप्ता का भी एक नाम लेकर बात कर रहा हूँ, उसने आदिवासी धारा, इधर विमर्श, दलित विमर्श, महादलित विमर्श करके उस दलित साहित्य आंदोलन को तोड़ा। दलित, जबकि ये दलित साहित्य विमर्श के हिस्से होने चाहिए थे, जी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग अलग धाराएं उन्होंने बिखेर दी। तो वर्चस्ववादी समाज जो होता है वो अपने वर्चस्व को जिंदा रखने के लिए आपकी आंदोलनों को तोड़ेगा, तोड़ेगा, बिखेरेगा। तो इस तरीके से जैसे बहुत दलित साहित्य स्थापित, दलित एक वर्ड ऐसा है, इट्स एन अम्ब्रेला, छाता है जिसके नीचे सभी लोग सर्वहारा, टूटे फूटे, वंचित, शोषित सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये बहुजन शब्द की बात करते हैं। अब बहुजन शब्द की अवधारणा को लेकर बातचीत चल रही है कि बहुजन साहित्य होना चाहिए, लेकिन बहुजन साहित्य में ओबीसी भी आता है और भी अन्य लोग भी आते हैं। लेकिन आज जब देखते हैं कि अगर कोई ज्योतिबा फुले की जयंती मनाता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं रखता। गाडगे बाबा की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की मूर्ति नहीं रखता। ओबीसी कोई फंक्शन करता है लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रखता है। तो बहुजन साहित्य के केंद्र में विचारक कौन होगा, जी। प्रेरणा स्रोत कौन होगा? सबसे बड़ी बात यह है, ओबीसी समाज जो बहुजन की बात कर रहा है वो जगदेव को पचा नहीं पा रहा, अरजक संघ को नहीं पचा पा रहा, तो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं स्वीकार कर पा रहा। तो इसका नेतृत्व कौन, लीड बीच में जो विचारधारा होगी किसकी होगी? दलित साहित्य के अंदर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले कबीर की विचारधारा है। रैदास का समाजवाद के प्रति जो उनका प्रबोधन है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है पूरा का पूरा। तो बहुजन साहित्य का भविष्य मैं उज्जवल नहीं समझता कि जब तक आपके पास कोई महापुरुष, कोई किसी की विचार की नहीं है, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। ठीक है। तो दलित साहित्य को और जो ब्लैक साहित्य है जो दुनिया में स्थापित हो चुका है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, दुनिया में दो ही लड़ाई चल रही है, एक रंग भेद की, जाति भेद की।
पूरी दुनिया के अंदर। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रंग भेद की बातें चल रही हैं, समझे, उसके खिलाफ ब्लैक लिटरेचर आया। इधर भारत के अंदर यहाँ पर कास्ट बेस है सारा का सारा, तो कास्ट बेस में जितना उत्पीड़न है, रंग भेद में तो ये काला है, इसे गद्दी मत दो या जी। सीट मत बैठने दो या वो है। जैसे गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, कहना इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, और उनको धक्का देकर बाहर फेंक दे गया, वही कारण हुआ सारा सारा। यानी फील अगर इधर भारत के अंदर जातिवाद को लेकर कितनी बड़ी वो क्राइसिस है, तो ये रंग भेद और जाति भेद तो वो निकल कर आए जिन लोगों ने आंदोलन किए, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हुए या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हुए, तो वो अपनी उन समस्या को लेकर, वहां तो कलर का वो था, डिफरेंशिएशन ऑफ कलर, कास्ट। जी जी। इंडिया में क्या है कि यहाँ कास्टिज्म बेस ज्यादा, सबसे ज्यादा, रंग भेद का तो नहीं, लेकिन कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा प्ले करता है यहाँ। तो कास्ट की जब हम तो- बात करते हैं तो वो मुझे लगता है रंग भेद से ज्यादा Dangerous खतरनाक है, Yes, खतरनाक है। exactly. और जैसे अभी मैंने जो पीछे एक बात कही कि जाति जो है, जो बाहर दिखती थी, यानी कि जो शरीर पर दिखती थी, वो आपके उनकी भाषा में कहें तो वो उनकी अंतरात्मा में समा गई है। बिल्कुल। और मज्जागत संस्कारों में है। जी हाँ, वो उनके संस्कारों में, या यूँ कहो कि उनके जीवाश्म में मौजूद है। यस। हमारे बीच यहाँ हमारे अग्रणी साहित्यकार मोहनदास नेमिशराय जी भी आपके निवास पर आए आज। आपकी तबीयत भी पूछनी थी कि इस बहाने से आपकी तबीयत भी हम लोग जान लेंगे, आपसे एक मुलाकात करेंगे। तो नेमिशराय जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप कुछ गुफ्तगू करें नेमिशराय जी। मेरा निवेदन है कि आइए, आप लोग हमारे दलित साहित्य के अग्रज लोग हैं और पहली पंक्ति के लोग हैं। मेरा निवेदन है कि आप कुछ मान्यवर से कुछ बात करें। साधु 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 आपका। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं जो अभी आपने जी जी माने रिकॉर्डिंग में ये बात नहीं कही, उससे पहले कुछ कहा था। जी जी। तो अब मैं जब आऊँगा आपके पास तो चीवर में आऊँगा, अरे वाह, और इसी साल में आऊँगा, स्वागत है। और पूरी तैयारी के साथ। कुछ किताबें मेरी पड़ी रहती है ना इधर उधर, वहाँ जाना पड़ता है जी। पब्लिशर के पास, जी जी घर में सब ये होता है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि पिछली शताब्दी में हम आते थे यहाँ, जी जी। और रजनी तिलक आती थी, एनआर सागर आते थे, और जयप्रकाश कदम, सूरजपाल चौहान, जी जी जी, चैन विचैन सभी लोग आते थे। हाँ, तो बहुत कैलाश सारे लोग खेर आते थे, वगैरह। और मैं उनको स्तंभ मानता हूँ, बिल्कुल। जिसमें आप भी एक स्तंभ हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, और इससे पहले भी 2-3 बार मैं आया आपके पास, तो अच्छा लगता है। केवल एक सवाल का जवाब जो आपने दिया, जी। वो वो जिस संदर्भ में वो जवाब दिया है उसके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जी दलित साहित्य का जो भविष्य है वो, माने मैं ऐसा मानता हूँ कि 10-20-50 साल नहीं, वो सैकड़ों साल तक जी जी वो चलने वाला है। जी जी। एक तो बात ये है, और उसका माने वो जब कभी वो संदर्भ आएगा तो मैं अपनी बात कहूँगा। अभी सांकेतिक रूप से, जी जी। क्योंकि ब्लैक लिटरेचर पे और मार्टिन लूथर किंग, कास्ट एंड रेस, मेरी किताब रावत ने छापी थी बहुत पहले, उसका काफ़ी ये हुआ। तो कहना केवल मैं ये चाह रहा हूँ कि दलित साहित्य को और साहित्यकारों को जी बार बार कोशिश होती रही है, सत्ता से, शासन से, मठों से, जी जी वो माने तब्दील करने के लिए अपनी तरफ, जी जी। उनका रंग बदलने के लिए। तो वो हो रहा है, होता रहेगा, उससे हमें कोई चिंता नहीं वो है। होता रहेगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया में हमें फख्र है। जैसे आपने शायद वो नहीं बताया, आपकी रचनाएं मतलब चेकोस्लोवाकिया में और प्राग में और ये कनाडा में, जर्मन में और अमेरिका में वो पढ़ी जा रही है। जी जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम भी 15 से 20 दलित साहित्यकारों की, सुदेश जी, वो रचनाएं पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है। पढ़ी जा रही है। पाठ्यक्रमों मतलब में ये है। एक अच्छा सांकेतिक है। मैं Yes. व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, यस सर। क्योंकि दलित साहित्य वो सामूहिक रूप से उभरा। जी जी हम, मैं से हम,
जी जी माने हम शब्द इस्तेमाल कर जी रहे जी हैं, जी बिल्कुल। हमारा समाज, जी जी हमारी जाति, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास, यस तो वो सब धीरे धीरे बदल रहा है। यस तो दलित साहित्य का जो माने भविष्य है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अभी बहुत लंबे समय तक छू नहीं पाएंगे आप लोगों को। रहेगा पूरी दुनिया में। माने और जितनी ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, वो चाहे कितना भी जोर लगा लें, तो वो कभी खत्म होने खत्म वाला नहीं नहीं है, क्योंकि नहीं। जब तक हिंदू धर्म में छुआछूत, जाति भेद, गैर ऊंच बराबरी नीच, रहेगी ये तब तक चलता गैर रहेगा। बराबरी रहेगी, तब तक हम अपनी बात कहते बात रहेंगे, कहते रहेंगे, लड़ते संघर्ष होता रहेंगे। रहेगा। तो मुझे बस यही कहना था, और आपसे नेचुरल है। मुलाकात हुई मेरी आई डू एग्री। यही साथियों से, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जी एक सवाल किया था सुदत्त तंवर जी 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 आपने कि बौद्ध हाँ साहित्य, दलित साहित्य और बहुजन साहित्य, बहुजन साहित्य का भविष्य उज्जवल नहीं है क्योंकि उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। कोई लीडरशिप नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है। दूसरा, हमारे पास अपना लीडर है, थॉट है, आइडियोलॉजी है, ऑब्जेक्ट है हमारे हाँ पास। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है? देयर शुड बी कास्ट एंड क्लास नहीं सोसाइटी। कुछ फर्क है, फर्क है। जो बात आप कह रहे हैं, अच्छा, बहुजन। उनके पास नहीं है। हाँ अच्छा, रही बात जहाँ तक बुद्धिज्म के बौद्ध साहित्य की, मैंने क्या किया कि क्या होता है, लेखक का दूरदृष्टि होती है लेखक का। मैंने श्रमण साहित्य और संस्कृति मंच दिया, बिल्कुल सही बात, पहली बार सही शब्द है। और मैं फेसबुक पर लेकर आया। आज समर संघ बनना शुरू हो गए, समर साहित्य मंच हो गए, सम्यक संस्कृति मंच हो हाँ गए। हाँ, तो जो क्या होता है, जो पहली दृष्टि होती है, जो विचारक टाइप लोग होते हैं ना, वो दृष्टि रखते हैं कि हमें आंदोलन को कहाँ ले जाना। जो डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकार करेगा अंततः बौद्ध धर्म की राह पर आएगा, इसे मान लीजिए आप, नहीं तो वो अम्बेडकराइट नहीं है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, तीसरी बात, अब बौद्ध साहित्य दुनिया को अगर कोई शांति का संदेश दे सकता है, समानता का, बराबरी का, हक अधिकार की बात है, तो वो बुद्धिज्म के अलावा बिल्कुल कहीं सही नहीं बात मिलती है। है। मैं दूसरी आपकी बात बात क्या बीच में थोड़ा सा ये कहूँ कि जब से मैं दलित साहित्य से आगे जाकर जी जी और बौद्ध तथागत के नजदीक आया, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं अब तक तो महरूम था। अरे भाई, दलित साहित्य बौद्ध साहित्य का एक अंग अंग है। मैं आई डू एग्री, पूरक मैं वो तो है, कहता पूरक है, बौद्ध एंड साहित्य एंड मतलब। वही है, एंड वही है मतलब। मैं बराबर कहता था कि सही जो बात। डॉक्टर अम्बेडकर की राह चलेगा वो बुद्ध जी की जी राह जी, पहुंचेगा। बिल्कुल बुद्ध हमारी सही बात मंजिल है। आपकी बात। अब यहाँ प्रश्न बहुत सारे हमारे बीच में दलित साहित्यकार कहते हैं, अरे वो तो क्षत्रिय था, वो था। भाई, हम क्षत्रिय को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम क्षत्रिय को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, सही हम बात। उसकी आइडियोलॉजी और विचार को दे रहे हैं, जो विचार को मनुष्यता दे की रहे हैं। बात करता है, जो मानवता की बात करता है, हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं। जी जी, आपने अभी एक शब्द क्षत्रिय जो शब्द कहा, तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो इसका मतलब है कि वो जातिवाद को स्वीकार कर रहे हैं, खुद ही लोग। हाँ, उस व्यवस्था को हमारे लोग स्वीकार खुद कर ही रहे हैं, स्वीकार कर स्वीकार कर रहे हैं। आपने एक श्रमण शब्द की बात की। बस मैं अंतिम शब्द वो जोड़ूंगा। आजकल एक समण शब्द की चर्चा है, हाँ हाँ जी जी आप सुनते होंगे। जी जी, वो समण और श्रमण, ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? एक ही है। पाली भाषा में समण है और ये देवनागरी में हम श्रमण बोल देते हैं उसे। लेकिन ये दो संस्कृति की लड़ाई आज से नहीं है, वैदिक और श्रमण संस्कृति, समण जिसे कह लिया जाए पाली भाषा में, तो समण, तो ये दोनों सांस्कृतिक लड़ाइयाँ हैं। और जैसे अब क्या है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा 1991 का अम्बेडकर, हमने तो 2001 को अम्बेडकर एरा घोषित किया था, समझे, हमें चंडीगढ़ में अधिवेशन किया था हमने, मैंने कहा 21वीं शताब्दी अम्बेडकर शताब्दी। तो वहाँ क्या है, और आपको तनवर जी एक जानकारी और दूँ, पहले लोग हिंदी बेल्ट में यही लिख रहे थे। जब हमने अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलन चंडीगढ़ कराया तो वहाँ पे मैंने बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से, सारे देश से मैंने लोगों को बुलाया था। जी, और उसके बाद दलित साहित्य विभिन्न भाषाओं में आया है, उससे पहले नहीं था भाषाओं में। तो वहाँ फिर दूसरा अनुवाद किए लोगों ने, मराठी के अनुवाद हिंदी में, हिंदी के मराठी में गए, गुजराती में किया, उड़िया में किया, बहुत सारी भाषाओं में आप भी अनुवादित हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जो समण परंपरा है ना, इसे हमको स्वीकार करना पड़ेगा जी, समझे। अपने इसमें आर्थिक विकास भी है, सांस्कृतिक विकास भी है, राजनीतिक मतलब सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। वैसे एक अंतिम बात, मेरे गांव में एक यादव थे, उनका नाम सम्मन था। तो आज मैं कई बार सोचता हूँ, वो सम्मन जो समणी तो थे, तो वो दूध बेचते थे, तो मैं छोटा सा था, मेरे को याद, सम्मन नाम था, सम्मन। गांव में सम्मन बोलते थे भाई। तो मैं कई बार देखता, अरे भाई भोगल में तो सम्मन बाजार, सम्मन बाजार भोगल में। और मैं शाम के समय जब दूध लेते थे तो वो आवाज लगाते थे मेरे फादर को, मेरे फादर का नाम गणेशी था, तो
कहते अरे भाई गणेश जी दूध निकल गया ले जाओ भैया, हाँ तो नीचे आते थे और दूध सही लेके बात जाते थे। जी आप जी हमारी मुलाकात बहुत बेहतरीन मुलाकात रही और आपका साधुवाद, नैमिष राय साहब का भी साधुवाद, और हमारे मनोज पीपल और हमारी रूपचंद आज की जो गौतम जी साथ आपकी में जो आए। काम कर रहे हैं आज की इस पूरे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में है डॉक्टर रूपचंद गौतम जी, उनका भी साधुवाद, पीपल साहब। और मनोज पीपल जी, आपके निवास पर हम लोग आए, आज बहुत अच्छा लगा। सभी का साधुवाद। मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम मैं आप नमो सभी बुद्धाय। लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चिराग है जो आंधियों में जलते हैं, कि हम वो चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं, लहू अपना देकर झोंपड़ी में पलते हैं। तुम मानो मानो या मत पहचानो हमको, हम वो हस्ती है जो मुट्ठी में सूरज लेकर चलते हैं। वाह वाह, क्या कि बात, हम वाह। वो हस्ती है जो मुट्ठी में सूरज लेकर चलते हैं, कि जब भी हक का सवाल होता है जाने क्यों बवाल होता है, कि जब भी हक का सवाल होता है जाने क्यों बवाल होता है, और पर कटे पंछी जब उड़ान भरते हैं आसमां को मलाल होता है, वाह, आसमां क्या को बात, मलाल क्या होता बात। है। तो मेरे मित्र हैं डॉक्टर रामगोपाल भारती, उनका एक शेर है, मेरठ वाले कंकर कंकर के